जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लेसन का सेकंड पार्ट है इसमें, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो ये है कि कल ऑफ़िशियली तो आपका लास्ट लेसन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ वीडियोज़ 1-2 वीडियोज़ और मैं बना लूँ। तो जो जो कि मैं मतलब आप लोगों को आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप लोगों ने उन वीडियोज़ को भी वो भी कुछ टॉपिक्स हैं बेसिकली। अ, मैं चाह रहा हूँ कि जितना कोर्स जो है हमारा कवर अप हो जाए, साथ-साथ इन छुट्टियों में भी वो भी मैं करता जाऊँगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। आप लोगों ने सब लोगों ने ऑनेस्टली उन वीडियोज़ को देख लेना है, वो होपफुली 2 से 3 वीडियोज़ होंगी, क्योंकि कुछ थोड़ा-सा डेफ़िशिएंट भी मुझे महसूस हुआ कि लेसनों में पिछले लेसनों में कुछ चीज़ें कुछ थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बन सकी, तो मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा इन छुट्टियों में। तो मैं आपको 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ नए टॉपिक्स की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और आप सब सब लोग उनको देखें। और फिर उसमें कोई मसला-मसाइल हो तो उसी तरह से आपने ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस करना है, मुझसे पूछ लेना है, जो भी बात करनी है ग्रुप में करनी है। तो अगर कोई बहुत ऐसी कोई बात है जो ग्रुप में नहीं हो सकती, तो आप लोगों ने मेरे साथ मुझे मैसेज पहले मुझे मैसेज में बताएँ कि आप लोगों का क्या नाम है और क्या मतलब रोल नंबर है और क्या मसला क्या है। देन आई कैन टॉक विद यू। अदरवाइज़ मुझे फ़िज़ूल कोई किसी किस्म की भी बिला वजह या जो जो है क्या कहना चाहिए, किसी किस्म की भी और मुझे कोई ना मैसेज आए ना कॉल आए, ओके? तो ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो कोर्स है आपका वो बिकॉज़ लेट्स सी 11th जनवरी के बाद क्या होना है, क्या प्लान करना है उन्होंने मिड का और फाइनल का। तो अगर मिड और फाइनल में गैप ना हुआ तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ कितने टॉपिक हमने मिड में रखने हैं और कितने कितने टॉपिक फाइनल में जाएँगे। तो बहरहाल आप करते जाएँ साथ-साथ, साथ-साथ सारा करते जाएँ, जैसे-जैसे वीडियोज़ आती जा रही हैं, आप इसको सारा कवर अप करते जाएँ। तो एंड पे हम डिसाइड कर लेंगे कि मिड में कितने टॉपिक्स रखने हैं और फाइनल में कितने रखने हैं। तो चलें कम टू द टॉपिक। तो हम यहाँ पे जीएनपी की बात कर रहे थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है कंजम्पशन प्लस, यानी कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, नेट एक्सपोर्ट से और नेट इनकम से। इन सारी चीज़ों को सब सारी वैल्यूज़ को एक्चुअली ये जब टोटल एक साल की एक कंट्री की कैलकुलेट की जाती हैं, कितनी कंजम्पशन हुई, टोटल कंज़म्पशंस कितनी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी थी, नेट एक्सपोर्ट्स कितनी थी, नेट इनकम कितनी थी, ये सारी चीज़ों को ओवरऑल सम अप किया जाता है आफ्टर 1 ईयर उनकी वैल्यूज़ को, अमाउंट्स को और उनके अगेंस्ट जो उनकी प्राइसेज़ हैं या वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक जो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव वैल्यू हमारे पास जो आती है वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। तो अब इसमें जो नेट एक्सपोर्ट की बात उसने एक्स एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया। तो नेट एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। दे आर अ मेजर ऑफ अ नेशंस टोटल ट्रेड। दे आर अ मेजर ऑफ नेशंस टोटल ट्रेड। जो टोटल ट्रेड्स जो है नेशन की वो एस्टिमेट की जाती हैं नेट एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट से टोटल ट्रेड्स, नेट एक्सपोर्ट से जो है वो टोटल ट्रेड्स टोटल ट्रेड से सॉरी नेट एक्सपोर्ट से नेशंस टोटल ट्रेड मेजर की जाती है। ठीक है, द फार्मूला फॉर नेट एक्सपोर्ट्स इज सिंपल वन। द वैल्यू ऑफ टोटल नेशन एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसकी जो अमाउंट है गुड्स एंड सर्विसेज की उस कंट्री की, द वैल्यूज ऑफ उनकी वैल्यू टोटल गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू और माइनस द वैल्यूज of all of the goods and services it exports equal to
सर्विसेज इट इंपोर्ट्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लोकल टोटल सॉरी टोटल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज माइनस टोटल इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाती है। नेट एक्सपोर्ट्स हमारी आ जाती हैं अगर हम एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को माइनस कर लें। सॉरी, टोटल एक्सपोर्ट्स हम इजी वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो गुड्स ही होती हैं, और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तब भी वो गुड्स ही होती हैं। हम इधर लिख देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। यानी कि टोटल जो आप बाहर जो चीज़ें सामान या गुड्स बेची गई हैं टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल इंपोर्ट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, बाहर से लाई गई हैं अपने मुल्क के अंदर, वो टोटल इंपोर्ट्स हैं। जो मुल्क से बाहर चीज़ें बेची गई हैं वो एक्सपोर्ट्स है। स्पेयर पार्ट्स है कारों के, वो और मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह वो चाइना से मंगवाए गए हैं, अपने मुल्क में आए हैं, वो टोटल इम्पोर्ट्स हैं। और यानी कि जितनी भी चीज़ें बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर आएंगी वो इंपोर्ट्स हैं, और एक साल के अंदर जितनी भी इंपोर्ट्स की गई हैं उनकी एक वैल्यू है, वो हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं। और जितनी जो है सिट्रस फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं या और जो वीट है या और जो चीज़ें जो हमारे मुल्क से बाहर जाती हैं वो टोटल कितनी अमाउंट में गई हैं, वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स है। टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्लूड होती है हमारी GNP को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, GNP को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि जो कि रिप्रेजेंट होती है एक्स से, वो हमारे पास वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाता है नेट इनकम। नेट इनकम जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है फार्मूले में जेड से। नेट इनकम इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट अर्निंग। नेट अर्निंग इज कैलकुलेटेड एज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस। अब नेट इनकम जो है, नेट इनकम ये कैलकुलेट की जाती है, ये एक्चुअली नेट इनकम जो है ये प्रॉफिट बेसिकली होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की डीलिंग में, किसी भी बिजनेस की डीलिंग में जो है फॉर एग्जांपल एक सेल्स का बिजनेस है तो सेल्स में किसी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो सेल्स करने के बाद जो बेसिकली तो नेट इनकम जो होती है वो अगर एक बिजनेस को कंसिडर किया जाए तो बिजनेस में ग्रोसरी स्टोर को ही कंसिडर कर लेते हैं। तो उसमें जो आइटम्स हैं, कस्टमर आइटम्स को परचेज करता है तो आइटम की एक जो है प्राइस है जो कस्टमर पे करता है। तो उस प्राइस को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें उस प्राइस को फॉर एग्जांपल, तो उस प्राइस में एक तो प्राइस वो है जिस पे वो परचेज करता है, वो जो सप्लायर से परचेज करता है तो वो उसकी एक प्राइस है, उस प्राइस पे वो बल्क में प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज करता है, वो एक उसकी बेसिक प्राइस है। और उस पे के ऊपर वो टैक्स भी पे करता है, और टैक्स की अमाउंट ज़रा कम होती है। तो फिर उसके अलावा वो जब
उसके स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे वो आइटम आ जाती है, तो वो उस पे उसके ऊपर भी वो अपना प्रॉफिट रखता है। वो जो स्टोर ओनर है, ग्रोसरी स्टोर ओनर, वो उस पे भी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट रखता है। ठीक है, तो नेट इनकम उस ग्रोसरी स्टोर वाले को उस आइटम में से जो नेट प्रॉफिट होता है, उस आइटम में से जो उसने एक्चुअल एक्चुअल चीज की, जो एक्चुअल पेमेंट की है, उससे थोड़ा सा जो मार्जिन ऊपर रखा हुआ है उसने, उसको निकाल के, टैक्सेस को निकाल के, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या जो और सेल्स टैक्स हैं या और इनकम टैक्स है या मतलब और जो भी जनरल टैक्स है, वो निकाल के वो ऊपर का जो मार्जिन होता है उसके उस मार्जिन को, अब एक्चुअल जो कॉस्ट उसने सप्लायर को पे की हुई है वो, फिर उसके अलावा उसने अपने जो बिजनेस को रन करने के भी जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी काउंट किया होता है, काउंट करके डिवाइड कर लिया जाता है कि हमने टोटल हमारा कॉस्ट कितनी आ रही है इस बिजनेस को रन करने के लिए, और इसको इस पे जो है टैक्सेस के अलावा जो उसको रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है उसको भी आइटम्स पे डिवाइड कर लिया जाता है, और उस पे अंदाजा, एक अंदाजे के मुताबिक कंसीडर कर लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक आइटम 500 की है और वो परचेज हुई है 400 की सप्लायर से, और उसके ऊपर 10 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स है, सेल्स टैक्स है, और 20 रुपीज़ उसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो उसके फॉर एग्जांपल जो स्टोर का रेंट है फर्ज कर लें, या जो सेल्समैन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका भी तो खर्चा वहीं से निकलना है ना। तो वो भी फॉर एग्जांपल अगर 30 रुपीज़ हम उसके डाल लेते हैं, तो वो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है फॉर एग्जांपल 400। आई कैन राइट हेयर, ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, तो ये इजी हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट वन आइटम इन अ ग्रोसरी स्टोर, जो कि ग्रोसरी स्टोर की एक आइटम फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक किसके कोई एक एग्जांपल हो जाए ग्रोसरी आइटम की, तो उसकी प्राइस जो है वो जिस प्राइस पे ग्रोसरी आइटम है उसकी जो प्राइस है वो कस्टमर कस्टमर जो है वो उसको परचेज करता है। प्राइस फॉर कस्टमर है उसकी प्राइस 500 रुपीज़, ठीक है। और उसकी जो परचेज प्राइस जो उस खरीदा गया है उस आइटम को सप्लायर से, मार्केट से, तो वो फॉर एग्जांपल 350 रुपीज़ में परचेज किया गया है। उसके अलावा उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना है, टैक्स है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स है। और उसके अलावा जो स्टोर एक्सपेंसेस हैं, जो ग्रोसरी स्टोर एक्सपेंसेस हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं जिसमें उसका रेंट वगैरह आ जाता है, एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो भी तो आ जाती है ना, वो सारी उसमें शामिल होंगी एम्प्लॉयज़। तो वो हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 है, 500 टोटल कॉस्ट है, 50 है, और इसमें हम 50 रुपीज़ हम लगा लेते हैं कि जी ये भी कॉस्ट हमने उसी आइटम में इंक्लूड करनी है, बिकॉज उस बिजनेस में फॉर एग्जांपल मैं आइटम यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक ब्रेड तो खैर इतनी महंगी नहीं होती, चले 500 का, हम 500 का कुछ कोई ऐसी ऐसी आइटम जो रीजनेबली 500 की हो, तो किसको
आप ऐसे कर लें, दिस इज 1 पैक ऑफ शुगर, 10 किलो का जो 10 10 kg पैक ऑफ शुगर, ये कर लें आप। ठीक है, तो ये 500 प्राइस कस्टमर के लिए 500 प्राइस है, बट गवर्नमेंट की प्राइस अगर हम इसको 400 कर लेते हैं, ये होलसेल प्राइस की प्राइस जिस पे वो परचेज हुई, तो ये फर्जी फर्जी बात है। ठीक है ना, ऐसे रूल यही फॉलो होता है, बट समटाइम्स मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता है, यानी यहाँ पे यहाँ टैक्स इतना ज्यादा नहीं डलता, यहाँ एक्सपेंसेस जो स्टोर के लोग पर्सनल है वो इतने ज्यादा नहीं डलते, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें 10 रुपए जो है वो गवर्नमेंट टैक्स है, और 20 रुपीज जो है 30, या आप 40 रुपीज कह रहे हैं, आपके जो है वो स्टोर के अपने एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर डलेंगे, और टैक्स डलेगा, और ये जो है आपका कितना हो गया, 450 हो गया टोटल। तो 450, यानी कि ये एक्सपेंस जो हुआ है इस पे 500 जो किया, जो प्राइस उसकी थी, उसमें से एक्सपेंस कितना हो गया, 450 रुपीज, ये हो गया इसमें से एक्सपेंस की क्या कहना चाहिए, एक्सपेंस की मद में 450 रुपए खर्चा हो गया, और उसमें से 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बिकॉज उसने इन्वेस्ट किया हुआ था ना, परचेज की हुई थी, कोई आइटम परचेज की, शुगर का बैग जो है, चीनी का बैग, जो चीनी का थैला जो था, उसने वो 400 रुपए में परचेज किया मार्केट से, होलसेलर से, सप्लायर से, उसको मैं सप्लायर कह रहा हूँ, और उसको परचेज करने पे उसने 10 रुपए से जनरल से टैक्स भी दिया, और उसके अलावा उसने 410 रुपीज में उसको ये आइटम आ गई, स्टोर में पहुंच गई। ठीक है, और स्टोर में पहुंचने के बाद इसके अलावा और मतलब उसने परचेज तो कर लिया 410 रुपीज का, उसको शॉप ग्रोसरी स्टोर तक लेके आना, और उसको फिर रैक्स में लगाना, और फिर कस्टमर आए और कस्टमर को लेके उसको मतलब जहाँ कस्टमर को चाहिए वहां पे उसको पहुंचाना, तो वो सारा एक्सपेंसेस जो है वो अदर एक्सपेंसेस, स्टोर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, तो वो भी काउंट किए जाते हैं टूवर्ड्स टोटल एक्सपेंस में। ठीक है, तो प्राइस जो थी टोटल 500 थी, और एक्सपेंस कितना किया गया, टोटल एक्सपेंस जो किया गया वो किया गया 450 रुपीज एक्सपेंस किया गया, और जब हमने नेट इनकम निकालनी है, तो हमें टोटल प्राइस ऑफ आइटम माइनस फाइनल प्राइस ऑफ आइटम हम कर लेते हैं, फाइनल प्राइस ऑफ आइटम माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक, तो इस केस में ये हमारे वाले केस में नेट इनकम जो हुई स्टोर को 500 रुपीज में से 450 रुपीज निकाल दिए गए, और नेट इनकम हुई जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं 50 रुपीज, उस एक बैग में से, शुगर के, चीनी के एक बैग में से स्टोर को 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये नेट इनकम है उस स्टोर की। ठीक है, इसी तरह से नेट इनकम डिफाइन कर ली जाती है, कैलकुलेट कर ली जाती है, सेट कर ली जाती है। इसी तरीके से हर चीज की नेट इनकम कैलकुलेट कर ली जाती है, और फिर उस नेट इनकम को यूज किया जाता है टू कैलकुलेट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो यूज किया जाता है। ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो ये मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने सारा लिखा है। तो नेट इनकम में एक दफा फिर पढ़ देता हूँ, आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट अर्निंग। इट इट इज कैलकुलेटेड एज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सेलिंग
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। अब ये डेप्रिसिएशन का वर्ड एक नया है। इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट भी जो बिजनेस ओनर है वो इंटरेस्ट के बारे में भी सोचेगा। फॉर एग्जांपल उसने समटाइम्स ये होता है कि एक जो आइटम जो परचेज की गई है वो ग्रोसरी स्टोर वाले ने कैश पे नहीं ली, उसने क्रेडिट पे ली है। क्रेडिट पे समटाइम्स इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 500 की वो सॉरी, यहाँ पे बात हो परचेज प्राइस, यहाँ पे वो 420 रुपीज की उसकी उसको मिली ही 420 रुपीज की है, बिकॉज उसने जो है वो क्रेडिट पे लिया है, उसने पे नहीं किया, उसने क्रेडिट पे लिया। तो एक्चुअल प्राइस उसकी 400 रुपीज थी, लेकिन उस पे इंटरेस्ट पड़ गया, इंटरेस्ट पड़ गया उसके ऊपर ना। वो बिजनेस उसमें जो सप्लायर है उसने उस पे 20 रुपीज इंटरेस्ट डाल दिया। तो उसका इंटरेस्ट डलने से इसकी प्राइस जो है वो 20 रुपीज इंक्रीज हो गई। 20 रुपीज इंक्रीज होगी, 20 रुपीज इधर टोटल एक्सपेंस में इंक्रीज होने से ये 70 रुपीज होगी, और उससे ये 470 हो गया, और 470 होने से उसका प्रॉफिट नेट इनकम जो है वो 30 रुपीज रह गई। ठीक है, ये भी चीज होती है। तो ये आपका इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो भी आपका डिटेक्ट हो जाता है टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो वो भी डिटेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन होता है किसी चीज का वक्त के साथ किसी चीज का वॉर्न आउट होना, किसी चीज का वॉर्न आउट होना। एक चीज इस्तेमाल होती है तो वो उसकी वैल्यू, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी जो है वो कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि किसी मशीन का या किसी चीज का, गाड़ी आप नहीं लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो हर साल 6 महीने के बाद, साल के बाद वो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, वक्त के साथ वो वॉर्न आउट होती है। ठीक है, तो घिसना, चीज का इस्तेमाल होने के साथ साथ घिसना जिसको कहते हैं, वो डेप्रिसिएशन में आएगा। It is a useful number of in for investor to assess how much revenue exceeds the expenses of an organization. तो नेट इनकम से बिजनेस ओनर को पता चल रहा होता है कि उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, और कितना उस प्रॉफिट से आगे उसने कितना एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो एक आइटम के अंदर नेट इनकम कितनी हुई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिजनेस ओनर के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल। तो मैंने ये ग्रीन में इसको कर दिया है, तो ये एग्जांपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस नंबर अपीयर्स एज कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड इज आल्सो इंडिकेटर फॉर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, नेट इनकम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, नेट इनकम जो है वो उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट होती है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसको शो करती है कि रिप्रेजेंट कि इतना प्रॉफिट इस कंपनी ने अर्न किया। तो देखें फॉर एग्जांपल, ये भी वही एग्जांपल है। एन इंडिविजुअल हैज $60,000 इन ग्रॉस इनकम एंड क्वालिफाइज फॉर 10% $10,000 इन डिडक्शन। दैट इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इनकम इज 50,000 विद एन इफेक्टिव टैक्स रेट। ठीक है, गिवन इन, तो वो टैक्स सारा कुछ निकलने के बाद उसकी नेट इनकम जो है वो कितनी है, $43,000। ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी ये तो बिजनेस के रिलेटेड दे दी ना। तो अब नीचे एक एम्प्लॉय की भी एग्जांपल दी गई है, नेट इनकम। ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉय की एग्जांपल दे दी गई है, उसको फॉर एग्जांपल $60,000 मिलता है, तो उसमें से उसके $10,000 उसका टैक्स कट जाता है, तो $50,000 रह गया। $50,000 में से भी कुछ डिटेक्शंस होती हैं, वो बताई नहीं है कौन सी हैं, हो सकती हैं डिटेक्शंस। $10,000 वो निकल जाता है, उसके बाद टैक्सेबल उसके ऊपर इतने परसेंट टैक्स है, जो 50,000 बचा है उसमें
13.88% जो है टैक्स है, वो टैक्स की अमाउंट भी कैलकुलेट होके इतनी 6,900 39 बनती है, वो अमाउंट जो है वो 50,000 में से निकल जाती है, तो हमारे पास उसकी नेट इनकम आ जाती है $43,060, जो कि वो घर लेके जाता है। ठीक है, तो ये नेट इनकम होती है। ये नेट इनकम हमें कहाँ इस्तेमाल होती है? हमारे ग्रॉस जी एन पी नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की। ठीक होगी बात। आगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड with the goal of generating income or appreciation. Appreciation refers to an increase in value of an asset over time. When an individual purchases a good as investment, the intent is not to consume the good but rather to use it in the future to create wealth. Investment जो है बेटा, इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे मैंने ग्रोसरी स्टोर की बात की जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दी कि चीनी का जो एक थैला है वो एक ग्रोसरी स्टोर वाले ने परचेज किया, वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं या डोमेस्टिक घरेलू यूज के लिए नहीं उसको परचेज किया। ऑल्दो वो उसके घरेलू यूज में भी आ सकता है, लेकिन उसने उस पर्पस के लिए नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए उसने उसको परचेज किया और फिर उससे ही उसको प्रॉफिट उसने जनरेट उससे किया। ठीक है, it is an asset on item acquired with the goal of generating income or appreciation. Appreciation refers to an increase in the value of asset over time. अब वो जो समटाइम्स ये होता है कि जो आइटम जो है, फॉर एग्जांपल शुगर बैग की बात कर रहे हैं, थैले की बात कर रहे हैं, चीनी वाले थैले की बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि वो एक वैल्यू पे एक एक मतलब प्राइस पे उसको परचेज करता है, लेकिन गवर्नमेंट उसकी प्राइस इंक्रीज कर देती है फॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल विद इन अ वीक और सो उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 500 अगर 400 रुपीज अगर थी, तो वो गवर्नमेंट ने उसमें इंक्रीज कर दिया किसी वजह से, तो वो 600 रुपीज उस पे उसकी प्राइस चली गई। तो वो उसकी जो जो ग्रोसरी स्टोर में उसने 400 की परचेज की, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, 400 से 600 हो गई। तो वो उसको एप्रिसिएशन, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ओवर टाइम। उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे कि गोल्ड की एग्जांपल ले ली जाए, तो गोल्ड जो है वो उसकी प्राइस जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और जो जूलर्स हैं या जो लोग हैं जिन्होंने गोल्ड को परचेज किया हुआ है फॉर एग्जांपल जरा लो प्राइस में, तो वो दिन ब दिन उसकी प्राइस बढ़ने से वो बेनिफिट में जा रहे हैं लोग। ठीक है ना बात? तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ उसके एसेट में इंक्रीज होना जो है वो एप्रिसिएशन कहलाता है। When an individual purchases good as investment, the intent is not to consume that good but rather to use it in the future to create wealth. ये वही बात है, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको एग्जांपल दे दी ग्रोसरी स्टोर में थैले की, जो कि चीनी का थैला वो घर में भी यूज कर सकता है, लेकिन वो घर में यूज नहीं करेगा क्योंकि उसने उससे पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ये होता है। आगे आ जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, जैसे मैंने वेलबींग, वेलफेयर का मतलब है वेलबींग, मतलब खुशहाली, खुशहाल होना लोगों का। खुशहाल कैसे लोग होंगे? लोग खुशहाल तब होंगे जब उनकी इनकम अच्छी होगी, उनका लिविंग फैसिलिटीज उनके पास अच्छी होंगी, उनका क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है अच्छा होगा, उनको रहने के लिए अच्छी जगह उनके पास होगी, और वो अच्छा खाए पिएंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा फैसिलिटी के साथ कारों में, बसों में, ट्रेनों में, एरोप्लेन्स में जब वो सफ़र करेंगे, तो वो अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे। उनकी जेब में पैसा होगा और वो उनको प्रॉफिट होगा, उनको उन पे बर्डन नहीं होगा, रहने के लिए अच्छा घर होगा, बिजली सही टाइम के लिए अवेलेबल होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, अच्छा पानी मिलेगा, साफ सुथरी एनवायरनमेंट मिलेगी, और
जो है सिटी में फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी सड़कें होंगी, अ, अच्छा रेलवे सिस्टम होगा, अच्छी बसें होंगी, अच्छा एरोप्लेन्स होंगे और ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाती हैं। तो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन इकोनॉमी, ये है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मेजर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज जीडीपी। जीडीपी की बात मैंने आप आपसे पहले भी की थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एंड अदर इंडिकेटर रिफ्लेक्ट वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन सच एज लिटरेसी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स। ये मैंने सारी चीजें जो आपको गिनवाई हैं, लिटरेसी है, एजुकेशन है, लोगों के पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, गुड क्वालिटी वाटर है, हाई गुड क्वालिटी वाटर, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी है, फैसिलिटी और बहुत कुछ है। मैंने जो बोल दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं, जो आप भी सोच सकते हैं, आप भी उसके बारे में सोच सकते हैं कि आप कब खुशहाल अपने आप को महसूस करेंगे, जब आपकी जेब में अच्छे पैसे आते होंगे, इनकम अच्छी होगी, आपकी लिविंग अच्छी होगी, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी खाना-पीना अच्छा मिलेगा, पानी अपने घर में जो पानी होगा वो अच्छा होगा पीने के लिए, सफाई-सुथराई होगी, सैनिटेशन की सर्विस अच्छी होगी, तो गाड़ी होगी आपके पास जो है वो जो वर्कर होगा अच्छा, आप मेड होगा, आपके पास और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक वेलफेयर में। बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर रेफर्स टू हाउ पीपल आर डूइंग। It is usually measured in terms of real income, real GDP. An increase in real output, real income suggests people are better off and thereafter. Therefore, there, there is an increase in economic welfare. ठीक है, जब इनकम बढ़ेगी, नेट इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी या प्रॉफिट बढ़ेगा या जीडीपी बढ़ेगी, तो उससे डेफिनेटली लोग खुशहाल होंगे। और जब लोग खुशहाल होंगे तो पता चलेगा कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है। ठीक है, तो आज हमने दो तीन चीजें डिस्कस की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का बताया, और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक जो कॉन्सेप्ट था ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का, वो आपको बताया, और उसमें मैंने एग्जांपल भी आपको कोट कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा हमने जो है इकोनॉमिक वेलफेयर का थोड़ा सा देखा है कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है। इट्स वेरी सिंपल। तो जो है इकोनॉमिक वेलफेयर है, कॉस्ट लिविंग है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हैप्पीनेस लेवल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, लेजर टाइम है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक डायग्राम की सूरत में भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है। ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, रिवाइज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दिस इज अवर 9th एंड 10th, आप लोगों को सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं। अब तक के सारे नोट्स आप लोगों को मिल चुके हुए हैं। जिस बच्चे के पास नहीं है वो अपने फेलोज से पूछे या सीआर से पूछे, और जो है वो नोट्स को कवर अप करने की कोशिश करें। अदरवाइज ग्रुप में शेयर करें और मुझे बताएं, मैं जो डेफिशिएंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक होगी बात। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप इसको साथ साथ करते जाएं, आपको मुश्किल होगी नहीं होगी। ठीक है, तो चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।